हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं सीए रोहित सेठी। आज की इस वीडियो में आपको रिवाइज करवाने वाला हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 21 यानी कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं कंसोलिडेशन के, AS 21, 23 एंड 27। लेकिन 21 होता है जब आपको होल्डिंग और सब्सिडरी की कंसोलिडेट करके एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरुआत करते हैं आज का वीडियो और रिवाइज करते हैं AS 21 को। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंसोलिडेशन की, तो कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि ग्रुप कंपनीज की बैलेंस शीट को बनाना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाना। अगर आप एक कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पर अगर उसकी कोई सब्सिडरी है और आप उस सब्सिडरी को भी मर्ज कर देते हैं इसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, तो वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसको बोला जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, राइट। अब बात यह आती है कि सब्सिडरी कौन सी होती है। तो सब्सिडरी वो होती है जिसके पास आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंपोज करने की पावर हो, या फिर उसके पास आपके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स होने चाहिए। वो 50% नहीं, 50% से ज्यादा शेयर होने चाहिए। अब 50% से ज्यादा टोटल शेयर कैपिटल का, टोटल शेयर कैपिटल का मतलब यहां पे क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इन दोनों के टोटल के 50% से ज्यादा अगर उसके पास शेयर्स हैं तो इसका मतलब ये होगा कि वो आपके लिए होल्डिंग कंपनी है, और होल्डिंग कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सब्सिडरी के साथ कंसोलिडेट करके कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट भी बनेगी, कंसोलिडेटेड पीएनएल भी बनेगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी बनेगा। बट हमारे को मेन जो ध्यान रखना होता है वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का ध्यान रखना होता है। कंसोलिडेटेड बनाने से पहले कुछ टर्म्स हमें इंपॉर्टेंट बहुत सबसे पहले समझनी है, जिसमें से सबसे पहला है डेट ऑफ एक्विजिशन, यानी कि वो डेट जिस दिन शेयर्स को एक्वायर किया था। इन शॉर्ट सीधी बात बोलूं, अगर आपके पास आज 20% शेयर है तो आज की डेट की बात नहीं हो रही। अगर आज आपके पास 30% शेयर है, आज की डेट की बात नहीं हो रही। डेट वो होगी जिस दिन आपके पास 50% से ज्यादा शेयर हो जाएंगे। जिस दिन भी आपके पास 50% से ज्यादा शेयर हो जाएंगे उस दिन के बाद से आपको कंसोलिडेशन करना पड़ेगा। और कब तक करना है कंसोलिडेशन, जब तक आपके पास 50% से ज्यादा शेयर है। सिंपल सी बात है, यानी कि जब तक आपका होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन है। प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स कौन से होते हैं। देखिए, एक्विजिशन का मतलब है जब आपने शेयर्स खरीदे। प्री मतलब शेयर्स खरीदने से पहले का पीरियड। तो इसका मतलब कोई भी प्रॉफिट्स अगर शेयर खरीदने से पहले के हैं तो उसे बोला जाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। बच्चे एक बात बताइए, अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स आज खरीदे तो क्या उसके ऊपर मेरा अधिकार जो है वो आज के बाद का होगा या आज से पहले का भी होगा। सर ऑब्वियसली आज के बाद का होगा। पर आज अगर उसकी कंपनी के अंदर रिजर्व्स वगैरह पड़े हैं जो ऑब्वियसली वो पहले से इकट्ठा करते हुए आया था, लेकिन कल को जाकर तो वो मुझे ही मिलेंगे ना, तो उसे बोला जाता है प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स। और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट नथिंग, इट्स अ कैपिटल प्रॉफिट। और इन कैपिटल प्रॉफिट्स को हम एडजस्ट करते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से, राइट। इसके बाद आती है पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स। पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स क्या होते हैं, वो प्रॉफिट जो एक्विजिशन के बाद के प्रॉफिट्स हैं, और वो हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं, वो हम अपने पीएनएल में ऐड कर लेंगे। इसके बाद बारी आती है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। अगर हम इस वर्ड को ध्यान से समझे तो ये वर्ड क्या कहता है, कंट्रोल करने की कॉस्ट। यानी कि अगर आप उस कंपनी को कंट्रोल करना चाहते हो तो आपने कितनी कॉस्ट बियर करी, आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या कहेंगे, हमने उस कंपनी में कितने की इन्वेस्टमेंट करी, यानी कि हमने ले लिया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसमें से हम माइनस कर देंगे कि जो सामान उसने हमें उसके बदले दिया। देखो एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स खरीदते टाइम आपको शेयर्स भी मिलते हैं, आपको प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स भी मिल गया, और आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी मिल गया। अगर आपको प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स और आपको शेयर इन शेयर कैपिटल मिला तो हम अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से इन तीनों को माइनस कर देंगे। अगर फिर भी प्लस में आंसर आ रहा है, इसका मतलब हमने ज्यादा पैसा दिया कंट्रोल करने के लिए, तो वो हमारी बन जाएगी गुडविल, राइट। और अगर फिर माइनस में आ रहा आंसर तो वो बन जाएगा हमारा कैपिटल रिजर्व। तो यानी कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का हमारे को एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। देन आती है बारी माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट का मतलब यह है कि अगर आपने 60% शेयर खरीदे तो बाकी 40% का क्या, वो 40% तो अभी कंपनी में है ना लोग, तो वो 40% जो है वो कहलाते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। और वो 40% जो है वो आपके शेयर होल्डर्स फंड में, यानी कि हम उसमें क्या करेंगे, शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल लेंगे 40%, प्री एक्विजिशन प्रॉफिट लेंगे 40%, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट लेंगे 40%, यानी जो जो माइनॉरिटी का है वो प्लस कर लेंगे। और वो हम अपनी बैलेंस शीट में कंसोलिडेट करते समय शेयर होल्डर्स फंड में एक अलग से हेडिंग बनाकर दिखाएंगे। अगर मैं कंसोलिडेशन के रूल्स की बात करूं तो एसेट्स को लाइन बाय लाइन, लायबिलिटीज को लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप ऐड कर दिया जाता है, आइटम बाय आइटम ऐड किया जाता है। यानी डेटर को डेटर से, क्रेडिटर को क्रेडिटर से, ट्रेड पेबल्स को ट्रेड पेबल से, बिल्स रिसीवेबल को बिल रिसीवेबल से लाइन बाय लाइन ऐड कर दिया जाता है। शेयर होल्डर्स फंड के अंदर माइनॉरिटी इंटरेस्ट एक सेपरेट हेडिंग बनकर आता है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के बाद एक जो गुडविल और कैपिटल रिजर्व आती है उसको हमें अलग से डिस्क्लोज करना होता है। गुडविल इंटेंजिबल एसेट में, कैपिटल रिजर्व आपका रिजर्व्स एंड सरप्लस में।
और कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाते समय हमें जो शेयर कैपिटल लेनी होती है वो सिर्फ होल्डिंग की लेनी होती है, क्योंकि सब्सिडरी की शेयर कैपिटल अलग है। कंसोलिडेटेड हमेशा सिर्फ और सिर्फ एसेट्स और लाइबिलिटीज का होगा, शेयर कैपिटल का कंसोलिडेशन नहीं होगा। देन इसके बाद रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है वो आपने आइटम बाय आइटम ऐड करने हैं, लेकिन सिर्फ पोस्ट एक्विजिशन के, प्री एक्विजिशन वाले प्रॉफिट्स में ऐड नहीं होते, प्री एक्विजिशन वाले इन्वेस्टमेंट में से माइनस होते हैं। कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना होता है। पहला, इंटर कंपनी बैलेंस। अब इंटर कंपनी बैलेंस दो तरीके से हो सकता है। म्यूचुअल बैलेंस, म्यूचुअल बैलेंस का मतलब ये हुआ होल्डिंग ने एक एक्स पर्सन से पैसे लेने थे और सब्सिडरी ने उसी एक्स पर्सन को पैसा देना था, यानी कि होल्डिंग के लिए वो डेटर था, सब्सिडरी के लिए वो क्रेडिटर था। अब जब कंसोलिडेशन बनेगा तो ये डेटर और क्रेडिटर हमें इन्हें आपस में कैंसिल करना पड़ेगा मिनिमम बैलेंस पे, राइट। और अगर होल्डिंग और सब्सिडरी का आपस में ही बैलेंस है, इसका मतलब होल्डिंग ने सब्सिडरी से पैसे लेने हैं, तो होल्डिंग के लिए सब्सिडरी डेटर है और डेटर के लिए सब्सिडरी के लिए होल्डिंग क्रेडिटर है, तो इन दोनों को भी हम आपस में कैंसिल कर देंगे मिनिमम बैलेंस पे, राइट। और मिनिमम बैलेंस कुछ होगा ही नहीं, ये दोनों इक्वल होने चाहिए, और अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो इसका मतलब कुछ कैश इन ट्रांजिट है, वो कैश इन ट्रांजिट हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है स्टॉक रिजर्व की। ये हमें हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में दिक्कत देता है, यहां पर भी देगा। यहां पर हमें क्या करना है, अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचे तो प्रॉफिट होल्डिंग का, स्टॉक सब्सिडरी का, तो हम क्या करेंगे, होल्डिंग के प्रॉफिट में से और सब्सिडरी के स्टॉक में से स्टॉक रिजर्व माइनस कर देंगे, एज सिंपल एज दैट। होल्डिंग के प्रॉफिट से, सब्सिडरी के स्टॉक से, तो इसका मतलब स्टॉक बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट में माइनस करेंगे, होल्डिंग का प्रॉफिट यानी कि रिजर्व्स एंड सरप्लस में से जाके स्टॉक रिजर्व माइनस हो जाएगा। बट अगर हम बात करें सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा, तो अगर सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा है तो प्रॉफिट सब्सिडरी का है और जो स्टॉक है वो होल्डिंग का है, तो स्टॉक में से तो माइनस होगा, स्टॉक में से तो इन एनी केस माइनस होना ही होना है, लेकिन प्रॉफिट में से जो माइनस होगा, इस बार प्रॉफिट किसका माइनस होगा, इस बार प्रॉफिट माइनस होगा सब्सिडरी का। और सब्सिडरी के प्रॉफिट के लिए हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, दैट इज प्रॉफिट एनालिसिस, तो हम देखेंगे वो प्री में से माइनस होगा या फिर वो पोस्ट में से माइनस होगा, राइट। अगर हम बात करें एबनॉर्मल लॉस, तो तीन चीजों का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है, एबनॉर्मल लॉस, बोनस शेयर्स और डिविडेंड। एबनॉर्मल लॉस, बोनस शेयर अगर रिकॉर्डेड है तो, और डिविडेंड, इन तीनों का ट्रीटमेंट क्या होता है, इन तीनों का ट्रीटमेंट ये होता है कि सबसे पहले हम एबनॉर्मल लॉस, बोनस या डिविडेंड जो है वो तीनों हम ऐड बैक कर देते हैं प्रॉफिट्स में, यानी कि जो भी हमारी क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है हम उसमें एबनॉर्मल लॉस रिवर्स कर देंगे, हाँ, या एबनॉर्मल लॉस ऐड बैक कर देंगे, बोनस को भी ऐड बैक कर देंगे, डिविडेंड को भी ऐड बैक कर देंगे। इसके बाद उस प्रॉफिट्स को हम डिवाइड करेंगे प्री एक्विजिशन और पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट्स में, और उसके बाद बोनस, एबनॉर्मल लॉस और डिविडेंड जहां से बिलोंग करता है, चाहे वो प्री से बिलोंग करता है चाहे पोस्ट से, वहां से माइनस करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड बैक, फिर उसके बाद क्या करेंगे, प्री और पोस्ट में डिवाइड, एंड देन जहां से वो बिलोंग करता है, चाहे वो प्री से बिलोंग करता है पोस्ट से, वहां से माइनस कर देंगे। एबनॉर्मल लॉस के साथ भी यही करते हैं, बोनस अगर बुक्स में रिकॉर्डेड है तो भी यही करते हैं, डिविडेंड अगर रिकॉर्डेड है तो डिविडेंड के साथ भी यही ट्रीटमेंट होता है, राइट। देन इसके बाद रेक्टिफिकेशन की अगर बात करी जाए, अगर मान लो सब्सिडरी की बुक्स में कोई भी गलती है तो उस गलती को रेक्टिफाई किया जाएगा, और रेक्टिफाई करते समय उसमें प्रॉफिट एनालिसिस के अंदर पोस्ट में, इस साल के प्रॉफिट में, इन शॉर्ट आपको करंट ईयर के प्रॉफिट्स में उसमें एडजस्टमेंट करनी है, आपको प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट्स में जाकर एडजस्टमेंट नहीं करनी है, क्योंकि प्रायर पीरियड आइटम्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 यही कहता है। अगर आप जिस दिन शेयर्स एक्वायर कर रहे हो सब्सिडरी कंपनी के, अगर आप उस दिन शेयर्स एक्वायर करते समय उसकी एसेट्स को रीवैल्यू करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया रीवैल्यूएशन में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जाएगा आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स में। लेकिन क्योंकि आपने उस टाइम पे एक्वायर कर लिया, और एक्वायर करने के बाद जो डेप्रिसिएशन में चेंजेस आएंगे, लेट्स से पहले डेप्रिसिएशन 10 लाख के हिसाब से लगता था, अब आपने बोला नहीं नहीं आपको एसेट 11 लाख पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, अब 1 लाख रुपए जो एसेट की वैल्यू बढ़ जाएगी उसके ऊपर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन लगेगा 3 साल या 4 साल, जो भी उसके बाद का पीरियड होगा, तो वो हमेशा पोस्ट में से माइनस होगा, राइट। अगर बोनस शेयर सब्सिडरी ने रिकॉर्ड नहीं कर रखा है तो ये तो बहुत बढ़िया, याद रहे यहां पर हम बात किसकी कर रहे हैं, सब्सिडरी की। तो अगर बोनस शेयर सब्सिडरी ने रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है तो बढ़िया, फिर हम जाकर सीधा प्री में से माइनस कर देंगे, एंड अकॉर्डिंगली हम अपने शेयर्स और माइनॉरिटी इंटरेस्ट के शेयर्स को एडजस्ट कर देंगे। पर अगर बोनस शेयर सब्सिडरी ने रिकॉर्ड किया हुआ है तो फिर हम वही करेंगे जो हमने एबनॉर्मल लॉस के टाइम पे मैंने बताया था, पहले इसे प्रॉफिट्स में ऐड कर देंगे या फिर जनरल रिजर्व में ऐड कर देंगे, फिर उसे प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे, एंड देन बोनस को प्री में से जाके माइनस करेंगे, क्योंकि बोनस प्री में से बिलोंग करता है, राइट। देन इसके बाद डिविडेंड के बारे में भी सेम यही बात है। डिविडेंड के केस में भी हम क्या करेंगे, डिविडेंड को पहले ऐड बैक करेंगे प्रॉफिट्स में, फिर प्रॉफिट्स को प्री और पोस्ट में डिवाइड करेंगे, और फिर डिविडेंड को प्री में से जाके या पोस्ट में से जाके माइनस कर देंगे, जहां से भी वो डिविडेंड बिलोंग करता है। देन इसके बाद प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो प्रेफरेंस शेयर अगर आपके पास है, अगर आपके पास कोई भी प्रेफरेंस शेयर्स है, तो प्रेफरेंस शेयर में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, प्रेफरेंस शेयर्स में आपको कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के अंदर एडजस्टमेंट करनी है।
अगर सिंपल सी बात है, सब्सिडरी के पास प्रेफरेंस शेयर्स है, होल्डिंग ने उसके प्रेफरेंस शेयर्स भी खरीदे हैं, तो इसका मतलब ये इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में आ रहा होगा ये। तो जहां पर हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में शेयर इन शेयर कैपिटल माइनस करते थे, ये देखिए इस नोट में हम कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से शेयर इन इक्विटी माइनस करते थे, यहां पर हम शेयर इन प्रेफरेंस भी माइनस करेंगे, राइट। और अगर उन्होंने नहीं खरीद रखे तो फिर वो सारे के सारे कहां चले जाएंगे, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। और अगर मान लो 60% खरीदे 40% नहीं खरीदे, तो 60% एडजस्ट होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में और 40% जाएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। इसके बाद अब अगर सब्सिडरी ने अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट लगाई है, होल्डिंग ने अकाउंटिंग पॉलिसीज डिफरेंट लगाई है, तो सब्सिडरी को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मॉडिफाई करके बताना पड़ेगा कि उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी अगर सेम होती तो क्या इफेक्ट पड़ता, यानी कि दोनों को सेम अकाउंटिंग पॉलिसीज लगानी है, ये रूल है। इसके बाद अगर होल्डिंग का पीरियड जो है, लेट्स से होल्डिंग को बुक्स बनानी है 12 महीने की और सब्सिडरी कहता है मुझे तो बुक्स बनानी है 15 महीने की, तो ऐसा नहीं है, सब्सिडरी को पहले 12 महीने की बनाकर देना पड़ेगा। और अगर इन एनी केस ये पॉसिबल नहीं है, मान लो सब्सिडरी के लिए पॉसिबल नहीं है 12 महीने की बनाना, तो इन दैट केस हम 12 महीने को 15 महीने के साथ कंसोलिडेट कर देंगे। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है, क्या ध्यान में रखना है कि 6 महीने से ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए, राइट। अगर कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड पे किया है, तो मैंने आपको ऊपर भी ये बात बोली थी, डिविडेंड कोई भी हो, फाइनल डिविडेंड हो या इंटरिम डिविडेंड हो, अगर सब्सिडरी ने इंटरिम डिविडेंड पे किया है तो पहले प्रॉफिट्स में एड बैक होगा, फिर वो प्री और पोस्ट में डिवाइड हो जाएगा, फिर इंटरिम डिविडेंड जिस पीरियड को बिलोंग करता है, अगर वो प्री को बिलोंग करता है तो प्री में से, पोस्ट को बिलोंग करता है तो पोस्ट में से माइनस हो जाएगा। अगर आप इस साल शेयर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, यानी कि आपके पास 60% शेयर थे, आपने 20% शेयर डिस्पोज ऑफ कर दिया, अब आपका होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशन खत्म हो गया, तो सब्सिडरी का रिलेशन अगर आपका खत्म हो चुका है तो आपको कंसोलिडेशन भी नहीं करना है, ठीक है जी। ये डिफरेंट रिपोर्टिंग पीरियड के बारे में मैंने आपको बता दिया। देन इसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट कभी भी नेगेटिव में नहीं जा सकता। अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव में जा रहा है तो वो लॉस होल्डिंग को बियर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए माइनॉरिटी इंटरेस्ट 10 लाख है और लॉस हो गया 12 लाख का, माइनॉरिटी का लॉस हो गया 12 लाख का, तो होल्डिंग को 2 लाख रुपए का लॉस बियर करना पड़ेगा। अब अगले साल मान लो 12 लाख की माइनॉरिटी इंटरेस्ट जीरो से आएगा, अब अगले साल मान लीजिए 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया माइनॉरिटी का। अब माइनॉरिटी का जो 5 लाख का प्रॉफिट है तो वो 5 लाख प्लस नहीं होगा, पहले 2 लाख रुपए होल्डिंग अपना एडजस्ट करेगा, उसके बाद 3 लाख रुपए प्लस होंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट में। तो सिंपल सी बात क्या है, अगर माइनॉरिटी इंटरेस्ट नेगेटिव में चला गया तो उस टाइम के लिए जितने भी लॉसेज हैं वो कौन बियर करेगा, होल्डिंग बियर करेगा, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट हम जीरो पे दिखाएंगे। और फिर जब माइनॉरिटी इंटरेस्ट पॉजिटिव में जाना शुरू होगा तो पहले हम होल्डिंग ने जो लॉस बियर किया उसको एडजस्ट करेंगे, फिर माइनॉरिटी इंटरेस्ट को पॉजिटिव में लेकर जाएंगे। और कंसोलिडेटेड पीएनएल अकाउंट बनाना इज वेरी इजी। अभी तक हम जितनी भी बात कर रहे थे वो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे थे। कंसोलिडेटेड पीएनएल में अगर आपको ध्यान रखना है तो मैक्सिमम ध्यान रखना है आपको इंटरकंपनी बैलेंसेस का, यानी कि अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने होल्डिंग को सेल करी है तो आपको सेल में से और परचेज में से दोनों जगह से वो अमाउंट हटाना है। लेकिन 4 चीजों का एक्स्ट्रा डिस्क्लोजर आपको देना ही पड़ेगा। सबसे पहला स्टॉक रिजर्व, आपको स्टॉक रिजर्व का डिस्क्लोजर देना ही पड़ेगा। वो इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि होल्डिंग का जो स्टॉक है या क्लोजिंग स्टॉक या जो सब्सिडरी का स्टॉक है उसमें अगर कोई भी प्रॉफिट का पोर्शन इंक्लूडेड है तो उसका स्टॉक रिजर्व आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा। दूसरा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट का अगर जो भी प्रॉफिट्स आए हैं उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा होल्डिंग का और कुछ हिस्सा माइनॉरिटी का है, तो आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि उसमें से होल्डिंग का कितना और माइनॉरिटी का कितना है। देन अगर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट्स आपने सीओसी में ट्रांसफर करे हैं तो आपने कितने प्री एक्विजिशन प्रॉफिट सीओसी में ट्रांसफर करे हैं आपको वो दिखाना पड़ेगा। सीओसी इज कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। एंड लास्ट, अगर प्री एक्विजिशन डिविडेंड जो कि कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट होता है, अगर आपने उसे कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में एडजस्ट ना करके अगर आपने उसे पीएनएल अकाउंट में दिखा दिया तो आपको पीएनएल से उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, रेक्टिफिकेशन करनी पड़ेगी। यानी कि आपको पीएनएल में से कॉस्ट, आपको अपने प्रॉफिट्स में से वो डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा और आपको वो डिविडेंड कहां लेके जाना होगा, प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपको ले जाना होगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में। तो बेटा AS21 का कॉन्सेप्ट यहीं पर वाइंड अप होता है। आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।